आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन चिकित्सा विज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम प्रमेह के लिए बनाए गए एक बहुत ही व्यापक और शास्त्रीय आयुर्वेदिक उपचार प्रोटोकॉल को डिकोड करेंगे। प्रमेह दरअसल प्राचीन आयुर्वेद का एक ऐसा वर्गीकरण है जिसमें मूत्र संबंधी विकार और मधुमेह जैसी मेटाबॉलिक यानी चयापचय से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं और देखते हैं कि हजारों साल पहले इस जटिल समस्या को कैसे समझा गया और इसके उपचार के लिए क्या शानदार वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया था। अष्टांग हृदय में महर्षि आत्रेय का यह निर्देश कोई साधारण सैद्धांतिक विचार नहीं है। यह स्रोत सामग्री असल में एक बेहद ही संरचित और अनुक्रमिक चिकित्सा पद्धति का पूरा खाका तैयार करती है। ये बिल्कुल वैसी ही पद्धति है जिसका उपयोग प्राचीन चिकित्सक इन जटिल मेटाबॉलिक बीमारियों से लड़ने के लिए करते थे। ये एक पूरी रणनीति है जो कदम दर कदम बताती है कि शरीर को वापस संतुलन में कैसे लाया जाए। इस उपचार यात्रा के 6 मुख्य पड़ाव होंगे: नैदानिक मूल्यांकन, हर्बल शमन, आहार प्रोटोकॉल, उन्नत औषध विज्ञान, जीवन शैली हस्तक्षेप और अंत में जटिलताओं का प्रबंधन। इस पूरी प्रक्रिया को देखने पर समझ आता है कि कैसे प्रारंभिक जांच के बाद आहार, औषधियों और जीवन शैली में बड़े बदलावों के जरिए बीमारी को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जाता था। शुरुआत करते हैं पहले चरण से, नैदानिक मूल्यांकन। किसी भी चिकित्सा की शुरुआत में प्राचीन चिकित्सक का सबसे पहला और अहम काम रोगी की शारीरिक शक्ति का आकलन करना होता था। इसी आधार पर यह तय किया जाता था कि इलाज कितना गहन होगा। यहाँ सब पर एक ही तरीका लागू नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के आधार पर उपचार को पूरी तरह से व्यक्तिगत बनाया जाता है। उपचार के 2 बिल्कुल अलग रास्ते हैं। अगर कोई शारीरिक रूप से बलवान है तो उसके लिए वमन और विरेचन जैसी आक्रामक शोधन यानी शरीर को शुद्ध करने वाली थेरेपी चुनी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि रोगी कमजोर है, बीमारी अभी नई है या बात किसी गर्भवती महिला की हो, तो उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए शमन यानी बहुत ही सौम्य उपचार दिया जाता है। मतलब शरीर जितनी मेहनत सह सकता है, इलाज भी वैसा ही होगा। जो लोग इस शोधन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं, उनके लिए खास औषधीय तेलों और टारगेटेड एनिमा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पोषण के बहुत ही सख्त नियम लागू होते हैं। केवल जंगल या सूखे क्षेत्र के पशुओं के रस पीने की ही अनुमति होती है। दलदली या नमी वाले क्षेत्रों के जानवरों से सख्ती से परहेज करने को कहा गया है, क्योंकि ये शरीर में मेद यानी फैट और नमी को बढ़ाते हैं, जो प्रमेह की स्थिति को और बिगाड़ सकता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, हर्बल शमन। शोधन के बाद या फिर उन लोगों के लिए जिन्हें एक सौम्य रास्ते की जरूरत होती है, उपचार पूरी तरह से शमन थेरेपी पर निर्भर करता है। ये शमन रोगी के प्रमुख दोष के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया जाता है ताकि बीमारी के मूल कारण पर सीधा वार किया जा सके। जरा देखिए कि जड़ी बूटियों को कितनी सटीकता से बांटा गया है। कफ की प्रधानता है तो हल्दी और त्रिफला जैसी गर्म जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, और अगर पित्त को शांत करना है तो नीम और चंदन जैसी ठंडी तासीर वाली चीजों का उपयोग किया जाता है। शहद के साथ मिलाए गए ये काढ़े शरीर की आंतरिक रासायनिक संरचना को संतुलित करने का काम करते हैं। तीसरा और बहुत ही अहम चरण है आहार प्रोटोकॉल। दवा तो इस उपचार का बस एक हिस्सा है। मेटाबॉलिक शिथिलता को ठीक करने के लिए एक बेहद सख्त आहार व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ भोजन ही सबसे शक्तिशाली औषधि बन जाता है। अनुशंसित आहार का मुख्य फोकस जौ, पुराने अनाज और सूखे तरीके से पकाए गए मांस पर होता है। मीठे की जगह कैथर और जामुन जैसे कसैले और कड़वे स्वादों का भरपूर उपयोग किया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि कसैलापन बीमारी के कारण शरीर में बढ़ रहे कफ और अतिरिक्त नमी को काटता है, जिससे मेटाबॉलिज्म फिर से सुचारू रूप से काम करने लगता है। अगर इस पूरे आहार विज्ञान को बस एक नियम में समेटना हो तो वो ये है, किसी भी ऐसी चीज से सख्ती से बचें जो वसा यानी फैट को जमा करे या अत्यधिक मूत्र उत्पादन को बढ़ाए। शरीर को सुखाना और अत्यधिक फैट को काटना ही इस आहार उपचार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन क्या होगा जब सिर्फ साधारण जड़ी बूटियां और आहार से बात न बने? यहीं पर चौथा चरण आता है, उन्नत औषध विज्ञान। आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल यहाँ अपनी सबसे जटिल और गहन औषधीय तैयारियों को सामने लाता है। उदाहरण के लिए रुद्रासव को ही देख लीजिए। ये खमीर
यानी फर्मेंटेशन की शक्ति का उपयोग करने का एक अद्भुत प्राचीन तरीका है। लोध्र, मसालों और शहद को मिलाकर एक बर्तन में 15 दिनों तक बिना हिलाए डुलाए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान जड़ी बूटियों के सारे सक्रिय गुण इस औषधीय मदिरा में उतर आते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करने का एक बेहद उन्नत तरीका था। और अयस्कृति बनाने की प्रक्रिया तो और भी हैरान करने वाली है। ये कोई आम दवा नहीं बल्कि एक गतिशील धातु चिकित्सा या मेटलर्जिकल प्रक्रिया है। लाल गर्म लोहे के पत्तों को जड़ी बूटियों के इस मिश्रण में बार बार तब तक बुझाया जाता है जब तक कि लोहा पूरी तरह से घुल न जाए। जिद्दी मेटाबॉलिक रोगों को नष्ट करने के लिए ये एक बेहद शक्तिशाली रसायन विज्ञान का उपयोग था। अच्छा, जब बीमारी ऐसे चरण में पहुंच जाए जिसे कई लोग लाइलाज मान लेते हैं, तब स्रोत सामग्री एक विशाल मात्रा का सुझाव देती है। पूरे 100 पल। जी हाँ, शरीर की कोशिकाओं को नया जीवन देने और अंतिम कायाकल्प के लिए 100 पल शिलाजीत की भारी खुराक की सिफारिश की गई है। 5वां चरण है जीवन शैली हस्तक्षेप। दवा और आहार के साथ साथ प्राचीन चिकित्सकों को अच्छी तरह पता था कि मेटाबॉलिक समस्याओं के इलाज के लिए व्यक्ति के व्यवहार और जीवन शैली में गहरे बदलाव की जरूरत होती है। सिर्फ दवा खाकर आराम करने से काम नहीं चलने वाला था। जरा इन बदलावों पर नजर डालिए। ये बेहद कठोर और थका देने वाले हैं। कुएं खोदना, नंगे पैर 100 योजन चलना या गायों के साथ साथ खाना बदोश जीवन जीना। इसके पीछे का विज्ञान एकदम सीधा था। शरीर की चर्बी को कम करने और रुके हुए मेटाबॉलिज्म को फिर से चालू करने के लिए शरीर को उसकी चरम सीमाओं तक धकेलना। ये शारीरिक श्रम ही उस समय का सबसे बड़ा फैट बर्नर था। अब आते हैं आखिरी और छठे चरण पर, जटिलताओं का प्रबंधन। मेटाबॉलिक संतुलन बिगड़ने का सबसे खतरनाक परिणाम होते हैं जिद्दी और ठीक न होने वाले फोड़े। इस अंतिम चरण में इन्हीं का इलाज किया जाता है। नैदानिक प्रबंधन में बहुत बारीकी से नजर रखनी होती है। कच्चे या बिना पके हुए फोड़ों का इलाज सामान्य सूजन की तरह ही किया जाता है ताकि वे बैठ जाएं। लेकिन अगर फोड़ा पक जाए और उसमें मवाद भर जाए तो उसका इलाज बहुत ही जटिल और किसी खुले घाव की तरह किया जाना चाहिए। इन गंभीर जटिलताओं से निपटने के लिए बहुत ही तेज और आक्रामक हस्तक्षेप की जरूरत होती है। इसमें बकरी के मूत्र का सेवन और मजबूत विरेचन शामिल है, क्योंकि इस स्थिति में मरीजों का पेट साफ करना विशेष रूप से कठिन हो जाता है। साथ ही घावों को जल्दी भरने के लिए इलायची वाले खास तेलों का लेप लगाया जाता है। इस पूरी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। व्यक्तिगत आहार, विशिष्ट औषधि विज्ञान और अत्यधिक शारीरिक व्यायाम का ये जो प्राचीन आयुर्वेदिक त्रिकोण है, वो आज के आधुनिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के इलाज से कितना अलग है? क्या आज का विज्ञान भी घूम फिरकर इन्हीं मूल सिद्धांतों पर वापस नहीं आ रहा है? इस प्राचीन ज्ञान और आज के चिकित्सा विज्ञान के बीच की इस कड़ी पर विचार करना सच में बहुत दिलचस्प है। इस गहन विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।